हाउ टू मेक लेसन प्लान्स। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि हम लेसन प्लान क्यों बनाते हैं। लेसन प्लान हम बेसिकली इसलिए बनाते हैं ताकि कोई भी जो टीचर है उसका जो भी मोटिव है क्लास में जाने का, ठीक है, तो वो उसको क्या कर पाए, उसको फुलफ़िल कर पाए, वो अच्छे से क्या कर सके, अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको वो पूरी कर सकें क्लासरूम में जाने से पहले, ठीक है, या क्लासरूम में जाने के बाद जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जाने से पहले और जाने के बाद तक, ठीक, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी करने के लिए जो जो स्टेप्स वो फॉलो करता है वो सभी किस में आती हैं, वो सभी चीज़ें लेसन प्लान में कंसिस्ट होती हैं। ठीक, अब जो भी हमारे पास क्लासरूम होता है उसके क्या होते हैं, दो इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, एक तो टीचर होता है और दूसरा क्या होता है, स्टूडेंट्स। इन दोनों एलिमेंट्स के बिना जो क्लासरूम है वो पॉसिबल नहीं है। ये दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट है, एलिमेंट्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। जैसे अगर हम अदर एलिमेंट्स की बात करें तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, टेक्स्ट बुक, लेसन्स उसमें आते हैं, एग्जामिनेशन, जो बच्चा क्लासरूम से एक्सपीरियंस ले रहा है, उसके अलावा जो पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो भी क्या आती है, क्लासरूम एलिमेंट में ही वो चीज़ें काउंट होती हैं। ठीक, अब जो भी हम लेसन प्लान बनाएंगे तो लेसन प्लान में क्या होता है कि प्लानिंग और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों चीज़ें उसमें होनी चाहिए, कि अच्छी प्लानिंग के साथ हमें लेसन प्लान बनाना चाहिए और वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, रिजिड नहीं होना चाहिए। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि अगर उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ गए तो हम उसमें चेंजेस भी कर सकें, अगर वो रिजिड होगा तो हम उसमें कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे। ठीक, इसके साथ एक जो टीचर है उसको क्या करना चाहिए कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके क्लासरूम में, जो भी चीज़ वो कराएगा उस चीज़ के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको क्या करना चाहिए, पहले एक जगह उनको लिख लेना चाहिए। ठीक, इसी के साथ उसको ये करना चाहिए कि अभी ये मेरे वाले ऑब्जेक्टिव्स हैं, अब इन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए मुझे क्या करना है, ग्रेजुअली, ठीक, यानी कि धीरे धीरे अपनी जो प्रोग्रेस है उसको क्या करना है, बढ़ाना है। तो ग्रेजुअली क्या करना है, अपनी प्रोग्रेस को इंक्रीमेंट करना है। एक साथ ही ये नहीं है कि बच्चे को अगर सपोज करो कोई भी एक स्टोरी पढ़ानी है तो ये नहीं है कि पहले ही दिन उसको पूरी स्टोरी ख़त्म करा दी जाए, तो उसमें क्या करना है, उसको धीरे धीरे स्टोरी को बच्चों को क्या कराना चाहिए, कवर कराना चाहिए। ठीक, और फिर इसी के साथ क्या करना चाहिए कि जब वो लेसन प्लान बना रहा है तो उसको ये देखना चाहिए कि जो उसके क्लासरूम में जो बच्चे हैं उनका मेंटल लेवल कैसा है, ठीक, उनकी क्यूरियोसिटी कैसी है, उनका पार्टिसिपेशन कैसा रहेगा। ठीक, अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे तो क्या वो किसी एक्टिविटी में कुछ अवरोध उत्पन्न करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक, कौन कौन सी उनको चैलेंजिंग एक्टिविटीज़, उनके जो भी कंसेप्ट रहेंगे उनको कैसे क्लियर करना है। तो ये सारी चीज़ें भी एक लेसन प्लान को बनाने के लिए टीचर के दिमाग में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि इसके कौन कौन से स्टेप्स हैं। ठीक है, तो इसके अगर हम स्टेप्स की बात करें तो टीचर को पहले ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, पहला जो स्टेप होता है कि उसकी जो क्लास की जो टाइमिंग है वो कितनी है। क्लास टाइमिंग यानी कि वो 1 घंटे का लेक्चर लेगा या 50 मिनट्स का क्लास लेगा या 30 मिनट्स की उसकी, उसका क्या है, पहला स्टेप है कि अपने जो भी उसका ऑब्जेक्टिव है उसे वो क्या करना है, पूरे क्लास टाइम में उसको वो कंप्लीट करना है। ठीक, नेक्स्ट क्या आता है कि टीचिंग डेज एंड आवर्स। टीचिंग डेज एंड आवर्स में क्या होता है कि इफेक्टिव टीचिंग डेज कितने हैं। यहाँ पे क्या करेगा टीचर, देखेगा कि वीक में मेरे पास एक वीक में इतने टीचिंग डेज हैं और मुझे इतने घंटे मिलेंगे, ठीक है, पढ़ाने के लिए। तो वो सारी चीज़ें क्या करेगा, काउंट, और इस वीक में क्या है, इफेक्टिव डेज काउंट करेगा। इफेक्टिव का मतलब है कि जितने भी हॉलीडेज हैं उनको वो क्या कर देगा, नेगलेक्ट करेगा, उनको हटा के जब वो देखेगा कि हाँ मेरे पास इफेक्टिव टीचिंग डेज या इफेक्टिव टीचिंग आवर्स मेरे पास इतने हैं। नेक्स्ट देख, उसको ये कंसिडर करना चाहिए जब वो लेसन प्लान बना रहा है कि उसकी क्लास का साइज़ कितना है। साइज़ मीन्स ये नहीं है कि उसकी लेंथ ब्रेथ और डायमेंशन वगैरह ये सब चीज़ें नहीं है, उसमें ये देखना है कि उसकी क्लास में बच्चे कितने हैं, ठीक, और उन बच्चों का एज ग्रुप क्या है, इस चीज़ को भी कंसिडर करना चाहिए। नेक्स्ट कि जब वो लेसन प्लान बना रहा है तो उसको ये देखना है कि उसके जो चैप्टर वो क्लास में पढ़ाने वाला है उसका टाइटल क्या है, उसी के अकॉर्डिंग क्या करेगा वो आगे के जो स्टेप्स हैं उनको क्या करेगा, वो फॉलो कर पाएगा। नेक्स्ट, प्रायर नॉलेज। प्रायर नॉलेज में क्या होता है कि टीचर, सपोज करो अगर कोई टीचर है तो वो क्या करेगा, जैसे कोई एक इंग्लिश का टीचर है तो इंग्लिश का टीचर प्रायर नॉलेज के केस में कैसे काम करेगा कि वो बच्चों से ये चीज़ एक्सपेक्ट करता है कि बच्चों के पास क्या होगी, वर्ड रिकॉग्निशन या सेंटेंस को बोलने की या सेंटेंस पैटर्न को पहचानने की उनके पास क्या है, नॉलेज है। तो ये क्या है, यहाँ पे टीचर मान के चलता है कि उनके पास ये प्रायर नॉलेज होगी बच्चों के पास। ठीक, कॉमन ऑब्जेक्टिव। अब कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि जब कोई भी एक चैप्टर क्लास में उसने स्टार्ट किया, जैसे अगर हम इंग्लिश की ही बात करें तो इंग्लिश में क्या किया उसने, कोई भी एक पोएम वगैरह या कोई भी एक स्टोरी ले लेते हैं यहाँ पे, तो स्टोरी उसने स्टार्ट की कि आज मुझे ये वाली स्टोरी बच्चों को पढ़ानी है। ठीक, तो कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा टीचर का, कि कॉमन ऑब्जेक्टिव ये है कि वो स्टोरी से जो भी मीनिंग
निकल के आ रहा है वो सभी बच्चों को क्या हो जाए, समझ में आ जाए। तो ये क्या होता है, कॉमन ऑब्जेक्टिव। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है, स्पेसिफिक जो ऑब्जेक्टिव है इसमें क्या होता है कि डेली बेसिस पे हमें एक ऑब्जेक्टिव बनाना होता है कि हमारा एक टारगेट रहेगा डेली बेसिस पे, वो हमें क्या करना है, अटेन करना है उस ऑब्जेक्टिव को डेली बेसिस। अगर हम स्टोरी की बात करें, ठीक, तो स्टोरी में क्या है कि स्टोरी में लास्ट में आके हमें क्या मिलेगा, मीनिंग मिलेगा, उसका जो सारांश, जो कंक्लूजन है, वो क्या हो गया, कॉमन ऑब्जेक्टिव। अब उस स्टोरी को स्टेप वाइज कैसे बच्चों को बताना है, वो क्या होता है, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट। अब ये इन दोनों में क्या डिफरेंस है कि कोई टीचर क्या कर सकता है कि एक दिन में ही स्टोरी को खत्म कर सकता है, और कोई टीचर क्या करेगा, वो 3 से 4 डेज भी ले सकता है, 3 to 4 डेज भी ले सकता है टू कंप्लीट अ स्टोरी। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि अगर वो एक दिन में ही कंप्लीटली उसको ख़त्म कर देता है, फिनिश कर देता है, ठीक, तो बच्चों में क्या होगा कि उनको कुछ समझ में ही नहीं आएगा, क्योंकि छोटे बच्चे हैं। तो पॉसिबल वे क्या है कि जो अच्छे वे हैं उसमें क्या करना चाहिए कि टीचर को स्टेप बाय स्टेप स्टोरीज़ को भी बताना चाहिए। नेक्स्ट क्या आएगा, मेथड। अब जो भी मेथड वो यूज़ कर रहा है कि कौन से मेथड मुझे यूज़ करना है या कौन सा प्रोसेस मुझे यूज़ करना है, ताकि बच्चों को ईजिली चीज़ें क्या हो, समझ में आ जाए, ठीक। अब इसमें क्या हो सकता है कि मेथड और प्रोसेस में कि बेसिकली जो टीचर्स हैं उनको क्या चीज़ कंसिडर करनी चाहिए कि वो ग्रुप डिस्कशन पे ज़्यादा फोकस दें, ठीक। इसके अलावा जो ग्रुप एक्टिविटीज़ हैं उन पर भी वो ज़्यादा फोकस दें। ग्रुप डिस्कशन और ग्रुप एक्टिविटीज़ पे क्या होगा कि सभी बच्चे इसमें क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, ओपन पार्टिसिपेशन उनका हो जाएगा, ठीक। वो अपने व्यूज़ रखना शुरू करेंगे और वो इंटरेस्ट भी लेना स्टार्ट करेंगे ग्रुप एक्टिविटीज़ में, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है सेल्फ इवेल्यूएशन। अब जो सेल्फ इवेल्यूएशन वाला जो बॉक्स होता है, जब हम लेसन प्लान बनाते हैं तो सेल्फ इवेल्यूएशन वाले बॉक्स को हम क्या करते हैं, नॉर्मली इसको हम ब्लैंक कर छोड़ते हैं। सेल्फ इवेल्यूएशन से फ़ायदा क्या होता है कि जैसे ही हमने क्या किया, कोई एक क्लास हम लेके आए हैं, ठीक, तो क्लास लेने के बाद हम क्या करेंगे, सेल्फ इवेल्यूएशन अपना करेंगे। उसमें हम ये पता लगाएंगे आज जो टीचिंग मेथड या जो टीचिंग प्रोसेस मैंने यूज़ किया है उससे क्या बच्चों को जो भी मेरे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो थे, क्या मैं उनको फुलफिल कर पाया या नहीं कर पाया। अगर नहीं कर पाया तो उसका रीज़न क्या था, ठीक, और उन चीज़ों को नेक्स्ट टाइम मुझे इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या चेंजेस करने हैं। तो ये किस में आता है, सेल्फ इवेल्यूएशन में। लास्ट जो आता है वो आता है सजेशन और रिमार्क। सजेशन और रिमार्क में क्या होगा कि इसमें टीचर खुद भी अपने आप को रिमार्क दे सकता है या बच्चों से वो सजेशन ले सकता है। जैसे कि क्या होता है कि स्कूल्स में नॉर्मली सजेशन बॉक्स लगे होते हैं, ठीक, तो सजेशन बॉक्स में क्या होगा कि या तो बच्चों से सजेशन आएगा कि हाँ भाई हमें इस तरह से थोड़ा सा और ऐसा एलिब्रेट करें, या हमें यहाँ पे समझ में नहीं आया, या टीचिंग मेथडोलॉजी में ये वाली दिक्कत है, या रिमार्क्स। ये टीचर्स भी दे सकते हैं एक दूसरे को, या पेरेंट्स भी दे सकते हैं, या बच्चे भी दे सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा कि हमें टीचिंग के लिए जो लेसन प्लान है वो हमें कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। और जो ये हमारे पास मेथड और जो प्रोसेस है, इसमें क्या कर सकते हैं कि हम डिफरेंट टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स भी यूज़ कर सकते हैं। जो टीचिंग एड्स होते हैं उनको हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। बस हमारा जो मेन जो फोकस होता है, जो मेन टारगेट है, वो हमारा क्या है कि ताकि बच्चों को ईजिली चीज़ें समझ में आ जाएं, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।